नेपाल इन दिनों इतिहास के सबसे बड़े राजनीतिक और सामाजिक उथल पुथल से गुजर रहा है। अचानक खड़े हुए जनरेशन जेड आंदोलन ने न सिर्फ काठमांडू की सड़कों को जला डाला, बल्कि सत्ता की गलियारों को भी हिला दिया। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को कुर्सी छोड़नी पड़ी और प्रतिनिधि सभा पर संकट गहरा गया। और अब मांग उठ रही है कि देश को एक नए संविधान और नई व्यवस्था की तरफ ले जाया जाए। इस पूरे घटनाक्रम में साफ कर दिया है कि नेपाल की नई पीढ़ी, जिसे जनरेशन जेड कहते हैं, बल्कि वह नया खाका खींचने की ठान चुकी है। यह खाका ऐसा है जिसमें भ्रष्टाचार के लिए कोई जगह नहीं है, नौकरियां और अवसरों की गारंटी है, और कई समूहों की तरफ से देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग उठ रही है। आइए इस घटनाक्रम को विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिर आंदोलन की चिंगारी क्यों उठी। 4 सितंबर 2025 को नेपाल सरकार ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने आग में घी का काम किया। सरकार ने अचानक 26 लोकप्रिय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, एक्स, ट्विटर और स्नैपचैट आदि पर बैन लगा दिया। कारण यह बताया गया कि ये प्लेटफॉर्म नेपाल में नए कानून के तहत पंजीकरण नहीं पाए गए थे। लेकिन आम जनता, खासतौर पर 15 से 30 साल के युवाओं को यह कदम उनकी आवाज दबाने की साजिश लगा। नेपाल की जनरेशन जेड पीढ़ी सोशल मीडिया पर पलती बढ़ती है, वहीं से जानकारी लेती है और वहीं से सरकार को कटघरे में खड़ा करती है। ऐसे में सोशल मीडिया बंद होते ही लोग सड़कों पर उतर आए। सोशल मीडिया बैन सिर्फ चिंगारी नहीं थी, बल्कि असली गुस्सा था भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, नौकरियों और अवसरों की कमी, पुरानी और निकम्मी राजनीतिक व्यवस्था। पिछले कई दशकों से नेपाल की राजनीति में वही चेहरे घूमते रहे हैं, ओली, प्रचंड, देउवा, लेकिन जनता की स्थिति नहीं बदली। शिक्षा पाई हुई नई पीढ़ी अब देख रही है कि अवसर विदेश में है और देश में सिर्फ अस्थिरता और भ्रष्टाचार है। जनरेशन जेड ने यही सवाल उठाया कि अगर नेताओं ने देश को आगे नहीं बढ़ाया तो अब उन्हें हटाकर नई व्यवस्था क्यों नहीं बनाई जाए। 8 सितंबर को स्थिति बेकाबू हो गई। हजारों प्रदर्शनकारी काठमांडू की सड़कों पर निकले और संसद भवन की तरफ कूच करने लगे। पुलिस और सेना ने रोकने की कोशिश की। आंसू गैस, वाटर कैनन और रबर की गोलियों का इस्तेमाल हुआ। झड़प इतनी हिंसक हुई कि कम से कम 19 लोग मारे गए और सैकड़ों लोग घायल हुए। सरकारी भवनों और नेताओं के आवास पर हमला हुए। कई जगह आगजनी हुई। ओली की पार्टी के दफ्तर तक जलाए गए। जब हिंसा और मौतें बढ़ गईं तो सरकार को पीछे हटना पड़ा। सोशल मीडिया पर लगाया गया बैन हटा लिया गया। फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब और इंस्टाग्राम फिर से चालू कर दिए गए। लेकिन तब तक आग बहुत दूर तक फैल चुकी थी। सोशल मीडिया बैन अब मुद्दा नहीं रहा, मुद्दा बन गया था पूरे सिस्टम को बदलो। अब हम बात करते हैं ओली के इस्तीफे की। 9 सितंबर 2025 को नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया। यह जनरेशन जेड आंदोलन की पहली बड़ी जीत थी। ओली का पतन यह साबित करता है कि नेपाल की पुरानी राजनीति अब टिक नहीं पाएगी। जनता, खासकर युवा, अब उन पर भरोसा करने को तैयार नहीं है। अब दोस्तों, सवाल ये उठता है कि आखिर जनरेशन जेड क्या चाहता है और उनकी प्रमुख मांगे क्या हैं? तो चलिए वो हम आपको बताते हैं। नया या व्यापक संशोधित संविधान। मौजूदा संविधान 2015 को असफल माना जा रहा है। जनरेशन जेड चाह रहा है कि एक ऐसा संविधान बने जिसमें युवाओं की आवाज शामिल हो, जवाबदेही तय हो और भ्रष्टाचार रोकने के पुख्ता प्रावधान हो। प्रतिनिधि सभा का भंग। वर्तमान संसद को पूरी तरह अस्वीकार किया जा रहा है। मांग है कि इसे भंग करके नई संरचना बनाई जाए। भ्रष्टाचार की गहन जांच हो। पिछले 30 सालों से नेताओं ने जो जनता की संपत्ति लूटी है उसकी जांच हो। दोषियों को जेल भेजा जाए। चुनाव से पहले एक अंतरिम काउंसिल बने जिसमें युवा नेताओं को जगह मिले। यह काउंसिल 18 महीनों में पारदर्शी चुनाव कराए। हिंदू राष्ट्र की मांग। आंदोलन के बीच कई समूह ने नेपाल को फिर से हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग उठाई है। साल 2008 में राजशाही खत्म होने और 2015 में धर्मनिरपेक्ष संविधान आने के बाद से यही बहस चलती आ रही है। अब यह मांग नए आंदोलन के साथ जोड़ी गई है। स्थिति बिगड़ते ही नेपाल की सेना को सड़कों पर उतरना पड़ा। काठमांडू और प्रमुख शहरों में भारी तैनाती की गई। राष्ट्रपति और सेना प्रमुख अब यह कोशिश कर रहे हैं कि राजनीतिक दलों और प्रदर्शनकारियों के बीच कोई समझौता हो सके। लेकिन फिलहाल माहौल यही कह रहा है कि बिना बड़े बदलाव के यह आंदोलन शांत नहीं होगा। इस आंदोलन से उभरकर सामने आए काठमांडू के मेयर वालेन्द्र शाह। वे पहले रैपर थे, बाद में राजनीति में आए और अब युवाओं के प्रतीक बन चुके हैं। शाह को ईमानदार और बेबाक माना जाता है। युवा उन्हें अपना नेता मानते हैं। कई लोग चाहते हैं कि उन्हें अंतरिम सरकार में बड़ी भूमिका दी जाए। नेपाल का भविष्य अब 3 राहों पर खड़ा है। युवा नेतृत्व वाली इंटरिम सरकार बनती है और 18 महीने में ये चुनाव कराए जाते हैं। पुरानी पार्टियां फिर से सत्ता हथियाने की कोशिश करेंगी, लेकिन तब और बड़ा विस्फोट होगा। देश में संवैधानिक संकट गहराएगा और सेना की भूमिका बढ़ेगी। हर स्थिति में यह तय है कि नेपाल अब पुराने ढर्रे पर नहीं चल पाएगा। नेपाल का जनरेशन जेड आंदोलन सिर्फ एक सोशल मीडिया बैन का विरोध नहीं है। यह भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और पुरानी राजनीति के खिलाफ जंग
अंग है। ओली का इस्तीफा इसकी पहली जीत है। नया संविधान, प्रतिनिधि सभा का अंत, हिंदू राष्ट्र की बहस और भ्रष्टाचार की जांच, ये सब मिलकर नेपाल को पूरी तरह नई दिशा में ले जा रहे हैं। वालेंद्र शाह जैसे युवा नेता इस बदलाव के प्रतीक बन चुके हैं। नेपाल का नया खाका अभी अधूरा है, लेकिन इतना साफ है कि जनरेशन जेड अब पीछे नहीं हटेगा। यह पीढ़ी देश को बदलकर ही मानेगी। यह पूरा घटनाक्रम नेपाल के इतिहास में मील का पत्थर साबित होगा। आने वाले महीनों में यह तय होगा कि नेपाल लोकतांत्रिक ढांचे में रहकर नया संविधान बना पाएगा या फिर किसी और राह पर मुड़ जाएगा। दोस्तों, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।